नमस्कार। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए आयोजित ऑनलाइन विषय परख कार्यक्रम ज्ञान दूत में आप सभी का स्वागत है। ज्ञान दूत की इस कड़ी में आज हम अर्थशास्त्र विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, जो है केन्स का रोजगार सिद्धांत, केनेजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किन्स का रोजगार सिद्धांत। हम इस सिद्धांत में ये जानने का कोशिश करेंगे कि जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेएम किन्स थे, उन्होंने क्लासिकल जो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट थी उसको किस प्रकार क्रिटिसाइज करते हुए आय एवं रोजगार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो हम चलते हैं, इनका देखते हैं कि इसका क्या है। परिचय के अंदर हम बात करते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉर्ड जेएम किन्स ने अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि उन्होंने 1936 में लिखी थी, में रोजगार के एक आधुनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किन्स किन्स के अनुसार एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति नहीं है। एक विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार सदा नहीं पाया जाता। किन्स के ये विचार 1930 की महामंदी के अनुभव पर आधारित थे। जो जेएम किन्स थे, उन्होंने क्लासिकल जो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट थी उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ये नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किन्स ने देखा कि 1930 की जो वैश्विक मंदी थी उसमें सभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी व्यापक रूप से पाई जाने लगी, और उस स्थिति में क्लासिकल जो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट थी वो एक तरीके से ध्वस्त हो गई, क्योंकि क्लासिकल मानते थे कि अर्थव्यवस्था में सदा पूर्ण रोजगार बना रहेगा और सरकार को किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था सदा पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहेगी। लेकिन किन्स के अनुसार पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति नहीं होती। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार पाया जाए ऐसा नहीं होता, जबकि क्लासिकल मानते थे कि हमेशा क्या होगा, पूर्ण रोजगार पाया जाएगा। तो किन्स ने अपने जो रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन है वो उन्होंने अपनी जो विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है द जनरल थ्योरी, जो 1936 में लिखी गई थी, उसके अंदर अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बताया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति नहीं है, बल्कि अपूर्ण रोजगार भी पाया जा सकता है, यानी पूर्ण रोजगार पाया जाए ये कोई आवश्यक नहीं है। जबकि क्लासिकल मानते थे कि सदा क्या होगा, पूर्ण रोजगार पाया जाएगा। किन्स ने बेरोजगारी की समस्या का वास्तविक विश्लेषण करके ये निष्कर्ष निकाला कि बेरोजगारी का मुख्य कारण प्रभावपूर्ण मांग में पाई जाने वाली कमी है। प्रभावपूर्ण मांग समग्र मांग का वह स्तर है जहां पर वह समग्र पूर्ति के बराबर होती है। क्योंकि क्लासिकल थे, वो यह मान के चलते थे कि पूर्ति है वो मांग का निर्माण स्वयं कर लेती है। लेकिन किन्स ने माना कि मांग ऑटोमेटिक नहीं बनती। किन्स कहते हैं कि बेरोजगारी का मुख्य कारण ही क्या है, प्रभावपूर्ण मांग में पाई जाने वाली कमी, यानी जो प्रभावपूर्ण मांग इफेक्टिव डिमांड है उसमें कमी होती है, उसी के कारण रोजगार नहीं पाया जाता पूर्ण, और बल्कि बेरोजगारी पाई जा सकती है। पूर्ति की तुलना में मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ये प्रभावपूर्ण मांग किसे कहते हैं, प्रभावपूर्ण मांग उस मांग को कहते हैं जब वो पूर्ण समग्र पूर्ति की क्या होती है, बराबर होती है। इस प्रकार किन्स के अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था में रोजगार का निर्धारक मुख्य तत्व क्या है, प्रभावपूर्ण मांग है, यानी इफेक्टिव डिमांड है। जैसा क्लासिकल सप्लाई को थोड़ा महत्व ज्यादा देते थे, लेकिन किन्स ने किसको महत्व दिया है, डिमांड को दिया है। और डिमांड में उन्होंने क्या वर्ड यूज लिया है, प्रभावपूर्ण मांग, यानी इफेक्टिव डिमांड। प्रभावपूर्ण मांग क्या है, समग्र मांग का वह स्तर है जिस पर वो समग्र पूर्ति के बराबर होती है। किन्स का ये विचार था कि बेरोजगारी को दूर करके पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है। ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन को महत्व देते थे, लेजिस फेयर पॉलिसी के खिलाफ थे। जबकि क्लासिकल मानते थे कि गवर्नमेंट को केवल क्या करना चाहिए, कानून व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए, लेजिस फेयर पॉलिसी को अपनाना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन किन्स मानता है कि अगर अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है और उसको दूर करना है तो प्रभावपूर्ण मांग को ऊपर उठा के दूर किया जा सकता है, और उसके लिए क्या होना चाहिए, सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है। हम मान्यताओं की बात करते हैं।
ये सिद्धांत अल्पकाल में लागू होता है। किन्स मानता है कि जो ये इनका सिद्धांत है वो कौन सी अवधि में लागू होगा, अल्पकाल में लागू होगा। किन्स मानता है कि दीर्घकाल में हम सब मर जाएंगे, यानी कि जो भी क्रियाएं होती है वो अल्पकाल में होती है, दीर्घकाल तक आप वेट करोगे या इंतजार करोगे तो स्थिति और ज्यादा भयंकर हो सकती है। अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में क्या है, वस्तु बाजार और साधन बाजार दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। बंद अर्थव्यवस्था का मॉडल है, यानी विदेशों के साथ किसी प्रकार का हमारा लेन देन नहीं होता। घटती सीमांत उत्पादकता के नियम पर आधारित है। घटती सीमांत नियम उत्पादकता का नियम ये बताता है कि जैसे जैसे हम किसी भी सेक्टर में अधिक फैक्टर इनपुट्स को लगाएंगे तो उससे मिलने वाली मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो लगातार क्या होती है, घटती जाती है। केवल श्रम ही परिवर्तनशील साधन है। उत्पादन के 4 साधनों में से केवल श्रम ही है जो क्या है, परिवर्तनशील साधन है, और बाकी सभी अल्पकाल में क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। श्रमिकों में मुद्रा के प्रति भ्रांति पाई जाती है। मनी इवोल्यूशन पाया जाता है। इसका अर्थ ये है कि श्रमिक ये मानते हैं कि जैसे ही उनकी मौद्रिक मजदूरी बढ़ी तो ये वो ऐसा महसूस करते हैं कि वो पहले की तुलना में ज्यादा अच्छी स्थिति में हो गए, लेकिन वो वास्तविक मजदूरी पर ध्यान नहीं देते। ये नहीं देखते कि कीमतों में कितना परिवर्तन हुआ है मजदूरी परिवर्तन के साथ साथ। संतुलन अपूर्ण रोजगार की स्थिति में भी संभव है, यानी कि ये कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि संतुलन हमेशा पूर्ण रोजगार के स्तर में हो। संतुलन पूर्ण रोजगार से पहले भी हो सकता है और पूर्ण रोजगार के बाद में भी संभव है। ब्याज मौद्रिक तत्वों पर निर्भर करता है। किन्स मानते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किस पे निर्भर करेगी, मौद्रिक तत्वों पे करेगी। बचत आय का तथा निवेश ब्याज की दर का फलन है। ये मानते हैं सेविंग किसका है, इन्वेस्टमेंट का है, और सॉरी इनकम का फंक्शन है, और इन्वेस्टमेंट है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन। किन्स के सिद्धांत की व्याख्या। किन्स के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अल्पकाल में कुल उत्पादन अथवा राष्ट्रीय आय रोजगार के स्तर पर निर्भर करती है। किन्स क्या मानते हैं कि किसी भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अल्पकाल में जो उत्पादन है वो किस पे निर्भर करेगा, रोजगार के स्तर पर निर्भर करेगी। यानी नेशनल इनकम जितना हमारा रोजगार होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा देश में उत्पादन होगा। और रोजगार किसके ऊपर निर्भर करेगा, रोजगार है प्रभावपूर्ण मांग के ऊपर निर्भर, यानी y इज फंक्शन ऑफ n एंड n इज फंक्शन ऑफ ed। y आउटपुट किसका फंक्शन है, एम्प्लॉयमेंट का, और एम्प्लॉयमेंट किसका फंक्शन है, इफेक्टिव डिमांड का। y फॉर नेशनल इनकम, n फॉर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ed यानी इफेक्टिव डिमांड। तो यहाँ किन्स की थ्योरी में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है प्रभावपूर्ण मांग, इफेक्टिव डिमांड। अब बात हम करते हैं कि इफेक्टिव डिमांड क्या होती है, प्रभावपूर्ण मांग क्या होती है। किन्स के रोजगार सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण विषय प्रभावपूर्ण मांग है। प्रभावपूर्ण मांग कुल मांग के उस स्तर को कहते हैं जिस स्तर पर वह कुल पूर्ति के बराबर होती है, अर्थात प्रभावपूर्ण मांग कुल पूर्ति तथा कुल मांग के संतुलन को प्रकट करती है। यानी जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर होंगे उसी को हम क्या कहते हैं, प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं। अब ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पूर्ण रोजगार पे भी बराबर हो सकते हैं, उससे पहले भी बराबर हो सकते हैं, और उससे बाद में भी बराबर हो सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण इनके सिद्धांत का भाग है वो है इफेक्टिव डिमांड। अब हम बात करते हैं कि इफेक्टिव डिमांड किन पे डिपेंड करती है और इफेक्टिव डिमांड क्या होती है। अब इफेक्टिव डिमांड क्या है, ये इफेक्टिव डिमांड से क्या निर्धारित होगा, आउटपुट होगा, इनकम होगी और एम्प्लॉयमेंट होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड किसे कहते हैं, जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एग्रीगेट सप्लाई को हम बहिर्जनित मानते हैं। किन्स अपने मॉडल मानता है कि एग्रीगेट सप्लाई है जो बाहर से दी हुई है। एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं, इनके सबसे सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो एग्रीगेट डिमांड की। एग्रीगेट डिमांड डिमांड के ये दो पार्ट मानते हैं, एक कंजप्शन मानते हैं और एक इन्वेस्टमेंट मानते हैं, यानी उपभोग और निवेश। दो महत्वपूर्ण पहलू है किन्स की डिमांड के। उपभोग में क्या है, कंजप्शन फंक्शन, ये किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ इनकम और प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम, यानी उपभोग किस पे निर्भर करेगा, आय के स्तर पर तथा उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति जिसे एमपीसी का है। एमपीसी का अर्थ होता है कि आय में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में कितना परिवर्तन होता है, यानी डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, यानी इनकम में चेंज हुआ, नेशनल इनकम में, उसके रेस्पेक्ट में कंजप्शन में कितना चेंज हुआ। तो कंजप्शन किस पे डिपेंड करेगा, दो बातों पे, उपभोग दो बातों पे निर्भर करेगा, आय के स्तर पर और एमपीसी पे। और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, निवेश है। निवेश किन्स मानता है कि दो तत्वों पे निर्भर करता है, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक है एमईसी यानी मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल। एमईसी को हम एक सिंपल रूप से ये कहते हैं कि ये एमईसी क्या है, एमईसी एक तरीके से प्रतिफल की
दर है, यानी जो हमने निवेश किया है उससे कितना प्रतिफल मिलता है उसको बताने वाली है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी एमईसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा होगा तो निवेश किया जाएगा, और एमईसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है तो निवेश नहीं किया जाएगा। यानी लाभ हमें ज्यादा मिल रहा है तो हम निवेश करेंगे, और लाभ हमें ब्याज की दर से कम मिल रहा है तो हम निवेश नहीं करेंगे। अब एमईसी किन पे निर्भर करती है? पूंजी की सीमांत कुशलता जिसे कहते हैं हिंदी में, ये सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल, यानी हम एक नई यूनिट का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस यूनिट का क्या खर्चा है या उसकी प्राइस क्या है, और प्रोस्पेक्टिव यील्ड फ्रॉम कैपिटल, यानी एक तो उसका खर्चा कितना है और उस मशीन को लगाने से या इन्वेस्टमेंट करने से भविष्य में हमें कितना प्रतिफल मिलता है, इस बात पर निर्भर करता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे निर्भर करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट मनी डिमांड और मनी सप्लाई पे, सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी जो कि सेंट्रल बैंक से डिसाइड होती है वो दी हुई है, और मनी डिमांड है वो किन्स मानता है कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस पर निर्भर करती है, यानी तरलता अधिमान पे निर्भर करती है। किन्स का तरलता अधिमान सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। वो मानते हैं कि लोग मुद्रा अपने पास तीन उद्देश्यों के लिए रखते हैं: ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव यानी लेन देन उद्देश्य, लोग अपने पास दैनिक जो लेन देन होते हैं उसके लिए कैश के रूप में मुद्रा रखते हैं। तो ये किसके ऊपर निर्भर करती है? ये आय के स्तर पे निर्भर करती है। जितनी आय हमारी ज्यादा होगी हम लेन देन के लिए मुद्रा उतनी ज्यादा रखेंगे, जितनी आय हमारे लिए कम होगी उतनी ही हम लेन देन के लिए मुद्रा कम रखेंगे। दूसरा है प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव का अर्थ होता है सावधानी उद्देश्य, यानी हमारे जीवन में भविष्य में अप्रत्याशित घटनाओं के घटने की संभावना होती है, उसके लिए भी हम हमारे पास धन है वो लिक्विड के रूप में रखते हैं, जो मनी डिमांड रखते हैं। इसको प्रिकॉशनरी मोटिव का है, और ये किस पे निर्भर करेगा? ये भी आय के स्तर पे निर्भर करता है, ऐसा किन्स मानता है। तो पहले जो दोनों हैं वो आय के स्तर पे निर्भर करते हैं। तीसरा जो किन्स के सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण है वो है स्पेकुलेटिव मोटिव, यानी सट्टा उद्देश्य। लोग अनिश्चितता के अंतर्गत व्यवहार करते हैं, इसलिए सट्टा के अंतर्गत अपने लिक्विडिटी को लगाकर धन अर्जित करना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने कहा है कि सट्टा उद्देश्य के लिए जो मुद्रा की मांग है वो आय के स्तर पर, सॉरी, ब्याज के दर पर निर्भर करती है। ब्याज की दर बढ़ने पर सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग घट जाती है, और ब्याज की दर के घटने पर सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग है वो बढ़ जाती है, ऐसा किन्स अपने सिद्धांत में बताते हैं। अब समग्र पूर्ति, कुल पूर्ति की धारणा को समझ लिए। कुल पूर्ति कीमत तथा कुल पूर्ति तालिका को समझना आवश्यक है। दो चीजों में डिफरेंस है, कुल पूर्ति कीमत क्या होती है और कुल पूर्ति तालिका क्या होती है। कुल पूर्ति कीमत से अभिप्राय उस रकम से है जो सभी उत्पादकों को रोजगार के एक निश्चित स्तर पर उत्पादित किए गए उत्पादन की मात्रा को बेचने से अवश्य प्राप्त होनी चाहिए, इसे राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। ये कुल पूर्ति से मतलब है एक फिक्स लेवल है उत्पादन का या रोजगार का। उस रोज जैसे 30 लाख रोजगार के स्तर है, उस रोजगार के स्तर पर जो मैं उत्पादित करता हूँ उसको बेचने से मुझे कितना प्राप्त अवश्य ही होना चाहिए, इसे हम राष्ट्रीय आय भी कह सकते हैं। कुल पूर्ति तालिका से अभिप्राय उस तालिका से जो रोजगार के विभिन्न स्तरों पर मिलने वाली कुल पूर्ति कीमत को प्रकट करती है। यानी कुल पूर्ति तो केवल एक स्तर स्पेसिफिक स्तर पर बताती है, और कुल पूर्ति तालिका रोजगार के विभिन्न स्तरों पर जो हम उत्पादित करते हैं उसको बेचने से हमें कितना धन अवश्य प्राप्त होना चाहिए उसको बताती है। और समग्र मांग एग्रीगेट डिमांड, कुल मांग को समझ ले लिए। सम कुल मांग कीमत और कुल मांग तालिका को भी समझना आवश्यक है। कुल मांग कीमत से अभिप्राय उस रकम से जो सभी उत्पादकों को रोजगार के एक निश्चित स्तर पर उत्पादित किए गए उत्पादन को बेचकर प्राप्त होने की संभावना होती है। यहाँ क्या होती है? बेचकर प्राप्त होने की संभावना होती है, इसलिए इससे राष्ट्रीय कुल व्यय को दर्शाती है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, कुल पूर्ति जो कुल पूर्ति कीमत है वो तो बताती है कि उत्पादकों को एक रोजगार के निश्चित स्तर पर उत्पादित उत्पादन को बेचने से अवश्य प्राप्त होना चाहिए, और यह बताती है संभावना को बताती है। तो ये इन दोनों में फर्क है। कुल मांग तालिका से अभिप्राय जो रोजगार के विभिन्न स्तरों पर मिलने वाली कुल मांग कीमत को, वो वेरियस जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उस पर मिलने वाली को बताती है। किसके अनुसार कुल मांग दो क्षेत्रों में बांटा जाता है। एडी क्या होती है? एग्रीगेट डिमांड है, वो सी प्लस आई का पर डिपेंड करती है। सी है उपभोग और आई है निवेश। अब पहली बात करते हैं उपभोग व्यय, क्योंकि किन्स है वो मांग पक्ष पे ज्यादा महत्व देता है, और मांग पक्ष के दो भाग है, उपभोग और निवेश। उपभोग व्यय, उपभोग वस्तुओं पर जो व्यय किया जाता है उसे उपभोग व्यय कहा जाता है। ये दो उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनको हम दैनिक जीवन में हमारे उपयोग में लेते हैं, जैसे हमारे जो रेगुलर यूज में जो भी वस्तुएं आती है
जिससे उपभोग में वो होता है, उससे भविष्य में किसी चीज का उत्पादन नहीं किया जाता, बल्कि वो वन टाइम यूज होती है। तो ये दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो करता है उपभोग प्रवृत्ति, आय के विभिन्न स्तरों पर किए जाने वाले उपभोग व्यय को प्रकट करती है। ये दो प्रकार की, यानी प्रोपोजिटी टू कंज्यूम, उपभोग की प्रवृत्ति है हमारी, जो उपभोग को खर्च करने की तरीका कैसा है, यानी उपभोग में आय में परिवर्तन होने से उपभोग में कितना परिवर्तन होता है, वो होता है। एक तो होती है एपीसी, एपीसी होती है सी बाई वाई, यानी उपभोग और आय का औसत बताती है, औसत उपभोग प्रवृत्ति, एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सी बाई वाई, कंजप्शन कितना है, मान लो हमारी 100 करोड़ आय है, उसमें से 70 करोड़ हम खर्च कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, तो 70/100। तथा एमपीसी, एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति ये बताती है कि आय में परिवर्तन होने से उपभोग में कितना परिवर्तन होता है। तो डेल्टा सी और बाई डेल्टा वाई, यानी आय हमारी मान लो 100 से बढ़कर 120 हो गई और उपभोग 70 से बढ़कर 80 हो गया, तो उपभोग में चेंज कितना हुआ 10, और इनकम में चेंज कितना हुआ 20, 10/20, यानी एमपीसी हमारी क्या है 1/2, और हम कह सकते हैं 0.5। एमपीसी का मान क्या होता है, 0 से 1 में के बीच में होता है, यानी एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 to 1। और ये दो चीजें, पहला तो किन्स के अनुसार उपभोग किस पे निर्भर करता है, उपभोग प्रवृत्ति पे निर्भर करता है। 0 से 1 के बीच में होती है, जितनी 0 के नजदीक होगी उतना आय का हिस्सा हम उपभोग पे कम खर्च करते हैं, 0, और जितना 1 के नजदीक होगी वो ये बताता है कि जैसे जैसे आय में परिवर्तन होता है हम उपभोग ज्यादा करते हैं। राष्ट्रीय आय, केन्स की ये मान्यता है कि उपभोग राष्ट्रीय आय का धनात्मक फलन होता है, यानी नेशनल इनकम के बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है और नेशनल इनकम के घटने पर उपभोग घटता है। निवेश, इन्वेस्टमेंट, पूंजीगत वस्तुओं पर जो व्यय किया जाता है उसे हम निवेश कहा जाता है। किन्स के अनुसार निवेश दो तत्वों पर निर्भर करता है। पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनकी सहायता से हम नया प्रोडक्शन करते हैं। तो किन्स के अनुसार निवेश दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो ब्याज की दर, निवेश ब्याज की दर का ऋणात्मक फलन है, यानी जैसे जैसे ब्याज की दर बढ़ेगी निवेश कम किया जाएगा। सीधी सी बात है, हम जो लोन ले रहे हैं या जो फंड ले रहे हैं उसकी लागत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसलिए निवेश कम किया जाएगा। और जैसे जैसे ब्याज की दर घटेगी, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल ज्यादा रहेगी, पूंजी की उपलब्धता ज्यादा रहेगी और हम ज्यादा से ज्यादा निवेश करना चाहिए। और दूसरी है पूंजी की सीमांत कुशलता, पूंजी की एक अतिरिक्त इकाई लगाने से कुल लाभ में जो वृद्धि होती है उसे पूंजी की सीमांत कुशलता कहा जाता है। ये दो तत्वों पर निर्भर करती है, अनुमानित आय और अनुमानित अनुमानित आय और पूर्ति कीमत। अब देखो एमईसी किन्स के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। एमईसी क्या करती है कि हमने किसी जगह पर एक नई यूनिट लगाई, तो उस यूनिट को लगाने से हमारे लाभ में कितनी वृद्धि हो रही है ये बता दी। अब जैसे मान लो ब्याज की दर जो हम कैपिटल ले रहे हैं उस पर मान लो ब्याज 100 रुपीज का हमें पे करना पड़ रहा है, और जो हम नई मशीन लगा रहे हैं उससे जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो 100 से अबो यानी 120 130 होता है, यानी एमईसी क्या है, ब्याज की दर से ज्यादा है, तो हमें निवेश करना चाहिए। यदि एमईसी ब्याज की दर से कम है, यानी ब्याज तो 100 रुपए आ रहा है और हमें जो प्रतिफल मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है 90 मिल रहा है, तो इसमें इट मीन हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, घाटा हो रहा है, इसलिए हमें निवेश नहीं करना चाहिए। तो ये एमईसी बहुत बड़ा निर्धारक तत्व है, और ये किस पे निर्भर करती है, अनुमानित आय तथा पूर्ति कीमत। अनुमानित आय का मतलब होता है कि जो मैंने मशीन लगाई है उससे भविष्य में जितने वर्ष तक वो मशीन चलेगी उससे क्या आय प्राप्त होने की संभावना है। और पूर्ति कीमत का मतलब है कि वो उसके जैसी एक नई मशीन लगाता हूं तो उसकी मेरी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट और इनकम का जो डिफरेंस होगा वही मेरा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो ये प्रॉफिट को बताती है। अब है रोजगार का निर्धारण, किन्स के सिद्धांत में हम किन्स के अनुसार रोजगार निर्धारण उस स्तर पर होता है जहां समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसे हम प्रभावपूर्ण मांग। यहाँ पर किन्स ने इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, रोजगार लिया है। यहाँ पर N1 है वो पूर्ण रोजगार का स्तर है, ये N1 है वो पूर्ण रोजगार का स्तर है। और वाई एक्सिस पे हमने समग्र मांग और समग्र पूर्ति ली है। अब जो ये ओरिजिन से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन निकल रही है, इसको हमने एग्रीगेट सप्लाई कहा है, जो C+S जिसको हम कह सकते हैं, ये जारी। और किन्स की थ्योरी के अंदर एग्रीगेट डिमांड के दो पार्ट होते हैं, सी प्लस आई। सी है वो इनकम पे डिपेंड करता है जैसा हमने बताया है, तो जैसे ये क्या है, पॉजिटिव स्लोप है। और निवेश पे आय की के स्तर का कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए निवेश क्या होता है, दिया हुआ होता है। उस निवेश को अगर इसके साथ हम ऐड कर दें एक फिक्स में, तो क्या होगा, ये उसके बराबर पैरेलल शिफ्ट हो जाएगी, और ये C+I है जो हमारी एग्रीगेट डिमांड बनी।
अब ये एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट फंक्शन को इस ई पॉइंट पे काट रही है, यानी किन्स के अनुसार संतुलन कहाँ होगा, जहां समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर होते हैं, यानी इस ई पॉइंट पे संतुलन होगा। इस ई पॉइंट के अनुसार हमारे रोजगार का स्तर है N0 निर्धारित होता है, जबकि पूर्ण रोजगार कब होता है, N1 होता है, अर्थात N0 और N1 के बीच में जो गैप है वो हमें किसको दर्शाता है, बेरोजगारी को दर्शाता है। यानी यहाँ पर संतुलन पूर्ण रोजगार अनुसार यही यहाँ कहीं ऊपर होना चाहिए था, वहां न होकर उससे पहले हो गया है, अर्थात ये अपूर्ण रोजगार संतुलन है जो बेरोजगारी के साथ संतुलन हुआ है। और यहाँ जहां पर ये प्रभाव इसने समग्र मांग ने समग्र पूर्ति को काटा है, ई पॉइंट ये संतुलन बताता है, और समग्र मांग के इस स्तर को जहाँ एडी और एएस दोनों एक दूसरे के बराबर है, इसको इन्होंने क्या कहा है, प्रभावपूर्ण मांग का। तो N0 और N1 का जो बीच का जो अंतर है उसको हम क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। यही किन्स के सिद्धांत की महत्वपूर्ण जो सुधार है वो क्लासिकल मॉडल पे है। क्लासिकल कहते थे कि संतुलन कहाँ होगा, हमेशा इस पूर्ण रोजगार के स्तर पर ही होगा, लेकिन किन्स कहता है कि ऐसा आवश्यक नहीं है, पूर्ण रोजगार से पहले भी हो सकता है, जैसा कि इस रेखा चित्र में दर्शाया गया है। और जो क्लासिकल मानते थे कि अर्थव्यवस्था में सदा पूर्ण रोजगार रहेगा, तो वैसा संभव नहीं है, अपूर्ण रोजगार के साथ भी संतुलन हो सकता है। ये किन्स के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण सुधार है, और ये महत्वपूर्ण उन्होंने जो अपनी बात कही है वो रखी है। अब हमारे यहाँ आता है कि अगर बेरोजगारी में संतुलन हो जाता है, यानी जैसा कि हमने पिछले डायग्राम बताया और उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ E0 लिया, जिसको हमने क्या कहा है, अल्प रोजगार कहा है। N जो है अल्प बेरोजगारी के साथ संतुलन बताता है, NF है जो पूर्ण रोजगार बताता है। तो इस बेरोजगारी को दूर कैसे किया जा सकता है, ये महत्वपूर्ण बात है। इसमें ये ध्यान रखने योग्य है कि किन्स कहता है कि जो ये प्रभावपूर्ण मांग है E0 पे, जहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पूरी हुई है, इससे ही रोजगार स्तर का निर्धारण होता है। अब प्रभावपूर्ण मांग को ऊपर उठाकर ही हम पूर्ण रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन है जो यहाँ से EF तक बढ़ रहा है, और EF के बाद में क्योंकि पूर्ण रोजगार हो गया तो इसके बाद में जो है उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं है, इसलिए एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन क्या हो गया है, बिल्कुल वर्टिकल हो गया है, खड़ा हो गया है। तो अब E0 से हमें एग्रीगेट डिमांड को ऊपर उठाना है, तो ऊपर उठा के EF तक लेके जाएंगे, जैसा कि AD ये दर्शाया गया है, AD0 से AD तक हो गया है, तो हमें क्या मिल सकता है, पूर्ण रोजगार मिल सकता है। अब ये बात ये आती है कि इसको कैसे ऊपर उठाया जा सकता है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड दो भागों पर निर्भर करती है, C प्लस I। क्योंकि C है वो हमारा आय और उपभोग प्रवृत्ति पे निर्भर करता है, उसमें परिवर्तन करना हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए दूसरा पार्ट है उपभोग, निवेश। निवेश दो प्रकार का होता है, एक निजी निवेश होता है, एक सरकारी निवेश होता है, जिसे हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो आय के स्तर पर निर्भर नहीं करता, वो रोज मुख्यतः सरकार के द्वारा किया जाता है, लाभ को उद्देश्य न करके अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और इनकी को दूर करने के लिए किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं सरकार के द्वारा हाईवे निर्माण और इन सब पे जो खर्च किया जाता है वो हमारा एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। उस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को अगर किया जाता है तो हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, तो C प्लस आई में जो ये गैप है इसको बढ़ा के हम AD तक पहुंच सकते हैं, और EF को प्राप्त करके हम पूर्ण रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पूर्ण रोजगार संतुलन होगा। और AD और AD0 के बीच का जो गैप है उसको हम क्या कहते हैं, अविस्फीतिक अंतराल, यानी ये किसकी अवस्था को बताता है, बेरोजगारी को बताता है, जिसमें अविस्फीति पाई जाए। यदि AD इससे भी ऊपर बढ़ जाए किसी कारण से और AD1 हो जाए, तो उस टाइम अर्थव्यवस्था में जैसे संतुलन E1 पे हुआ है, तो इससे केवल और केवल कीमतें बढ़ेगी, उत्पादन पे या रोजगार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रोजगार रोजगार है वो स्थिर रहेगा। इसके बढ़ने से अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ जाएगी, जिससे स्फीति आ जाएगी, इसलिए इसको स्फीति अंतराल या मुद्रा स्फीति अंतराल कह सकते हैं, और इसे अतिपूर्ण रोजगार संतुलन कहते हैं। तो कुल मिला के किन्स अपने सिद्धांत में यह बात बताता है कि किन्स की जो एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है वो ये बताने का प्रयास करती है कि अर्थव्यवस्था में तीन स्थितियों के अनुसार भी संतुलन हो सकता है, अल्प रोजगार में हो सकता है, पूर्ण रोजगार में हो सकता है, और अति पूर्ण रोजगार में हो सकता है। यदि अति पूर्ण रोजगार होता है, स्फीति पाई जाती है, तो इस समय सरकार को टैक्स और दूसरी क्रियाओं के द्वारा एग्रीगेट डिमांड को कम करना चाहिए और कम करके पूर्ण रोजगार के स्तर पर लाना चाहिए, ताकि अर्थव्यवस्था में पुनः पूर्ण रोजगार प्राप्त हो जाए और मुद्रास्फीति की समस्या है वो दूर हो जाए। तो ये विद्यार्थियों किन्स का जो रोजगार सिद्धांत था वो बताता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारे जो किन्स की जितनी भी सिद्धांत है उन सब का ये आधार भी प्रदान करता है।
इसको पुनः एक बार आप देखें, पढ़ें तो ये आपके लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद।